बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं किंज़ा मुमताज़ अब्बासी आपको पाक 47 टीवी की खसूसी 14 अगस्त की नशियात में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं उज़्मा गुल के घर के बाहर और आज हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो 14 अगस्त का दिन कैसे सेलिब्रेट करती हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि उज़्मा गुल जो है पाकिस्तान के एक नामवर शख्सियत जो हैं जनरल हमीद गुल, उनकी साहबजादी हैं और वो ख़ुद भी एक बिज़नेस वूमन हैं और इस वक्त वो प्रेसिडेंट हैं जनरल हमीद गुल फाउंडेशन की। तो उनसे जानेंगे कि 14 अगस्त का दिन वो कैसे मनाती है। आइए चलते हैं अंदर। कैसी हैं आप? क्या हाल है फीज़ा? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, हम बहुत सबका शुक्रिया। पाकिस्तान है, हम सब और माशाल्लाह आपने तो आज हमारे सब झंडे का कलर भी पहना है, बहुत अच्छी लग रही बहुत हैं। तो शुक्रिया। आइए हम बैठ के गुफ्तगू करते हैं। ज़रूर आएँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज 14 अगस्त है, हमारे लिए तो बहुत ही खुशी का दिन है। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को एक इंडिपेंडेंस दी और मगर ये कि अधूरी आज़ादी है, इसकी तकमील तो सिर्फ कश्मीर को शामिल करके ही होगी। ये थी हमेशा से कि जो भी काम मेरा दिल चाहता है, जो मुझे पसंद है, वो मैं करूँ। तो चूँकि ख़ानदानी तौर पे मेरे वालिदैन का या मेरा पीछे दादा परदादा सब फार्मर्स थे और एग्रीकल्चर ही करते थे। मेरे अपने उसके साथ बहुत जज्बाती लगाव है, तो इसलिए ये हमने यही सीखा, बचपन से देखता है, तो शायद हमारी उसकी वजह से मेरा शौक़ है, पैशन है। ज्वेलरी तो इसलिए कि मैं औरत हूँ और मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे कहते हैं कि आपने मर्दों वाले सारे काम कर लिए, अब आपको औरतों वाले काम का भी शौक़ है। यकीनन हमारी ख़वातीन जो इस वक्त ये 14 अगस्त का शो देख रही होंगी, नशरियात देख रही होंगी, उनको ये देख के बहुत खुशी होगी। और बाद में शादी भी ऐसे मेरे अपने कज़न से ही हुई शादी, तो वो शादी भी ऐसी हुई कि जिनमें वो मुझे इसी तरह सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं। तो मैं जो काम भी करना चाहती हूँ, घर से सपोर्ट आए तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मेरे कि 14 अगस्त के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आप जानती हैं कि अभी फेडरल कैबिनेट की तरफ से जो है कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। मैं समझती हूँ ये वही पुराना 1953 वाला वो पुराना नक्शा है, उसके ऊपर आपने 2 लफ्ज़ लिख दिए हैं और आपने एक ऐसा काम करके दिखाने की कोशिश की है कि आपने ये कहा है कि तुर्की बतुर्की जिसको हम कहते हैं, इसलिए कि हमने वही कुछ किया जो इंडिया ने करके दिखाया कि अगर उन्होंने हिंदुस्तान ने इसको शामिल किया अपने साथ तो अमलन कर दिया, हमने कागज़ पे दिखा दिया। उनकी कश्मीरियों की अपनी इस्तिस्वाब राय उनकी राय के मुताबिक होगा, तो अब भी वही रहना चाहिए थी पोजीशन। कश्मीर को पाकिस्तान का शहर कहा जाता है। नाजरीन, 1947 में जब कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया, तो इसी हिसाब से जो है कश्मीर को भी पाकिस्तान के खित्ते में शामिल किया गया। लेकिन इंडियन सरकार और इंडियन अवाम ने इलीगली तौर पे जो है कश्मीर को अपने खित्ते में शामिल कर लिया। नाजरीन, इसी मौजू पर हम आज बात करेंगे 14 अगस्त की खुसूसी नशरियात में पाक 47 टीवी की। और आज हमारे साथ मौजूद हैं उज़्मा गुल साहिबा, जो कि जनरल हमीद गुल फाउंडेशन की जो है प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा कश्मीर के मौजू पे जो है स्पेशली ये ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी कश्मीर पे बात करती हैं और कश्मीर के हमारे जो बहन भाई हैं उनके हुकूक के लिए लड़ती नजर आती हैं। नाजरीन, उनसे जानेंगे कि आखिर आज क्या वजह है कि आज भी इस तरक्की के दौर में भी हमारे कश्मीर बहन भाइयों पर जुल्म हो रहा है और आखिर क्यों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस मौजू पर बात नहीं करती और कश्मीर को एक आज़ाद स्टेट जो है वो डिक्लेयर नहीं किया जाता। जी उस्मा साहिबा, सबसे पहले तो आप बताएंगे कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज 14 अगस्त है, हमारे लिए तो बहुत ही खुशी का दिन है। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को एक इंडिपेंडेंस दी और मगर ये कि अधूरी आज़ादी है, इसकी तकमील तो सिर्फ कश्मीर को शामिल करके ही होगी। तो इंशाल्लाह हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला कोशिश भी कर रहे हैं, काविश भी कर रहे हैं कि हम इसको ये जो अधूरा ख्वाब है हमारा ये पूरा हो जाए इंशाल्लाह। बिल्कुल। और मेन टॉपिक की तरफ आने से पहले कि कश्मीर पे बात करने से पहले और 14 अगस्त का खास मौका है, इस पे बात करने से पहले हमने सुना है कि आपको फार्मिंग का बहुत शौक है और आप ज्वेलरी का जो है आपका एक ज्वेलरी का पेज भी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं असल में मेरा सोच ये थी हमेशा से कि जो भी काम मेरा दिल चाहता है, जो मुझे पसंद है, वो मैं करूँ। तो चूँकि ख़ानदानी तौर पर मेरे वालिदैन का या मेरा पीछे दादा परदादा सब फार्मर्स थे और एग्रीकल्चर ही करते थे, तो ज़ाहिर है ये मेरे खून में है और मुझे बहुत शौक़ है
और ऐसे लगता है जब फसल लगती है और जब वो पक के तैयार होती है तो जो सेटिस्फेक्शन वो मुझे मिलती है वो मैं बयान से बाहर है। जैसे आप किसी चीज़ को कोई काम की तकमील हो जाती है तो वो इस तरीके से जब वो देखते हैं तो वो मेरी खून का हिस्सा है, मेरे अपने उसके साथ बहुत जज्बाती लगाव है। तो इसलिए ये हमने यही सीखा, बचपन से देखता है तो शायद हमारी उसकी वजह से मेरा शौक़ है, पैशन है। ज्वेलरी तो इसलिए कि मैं औरत हूँ और मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे कहते हैं कि आपने मर्दों वाले सारे काम कर लिए, अब आपको औरतों वाले काम का भी शौक़ है। मगर बहरहाल मैं एक खातून हूँ और मुझे शौक़ है कि ख़वातीन वाली चीज़ों की भी, तो मैं ज्वेलरी डिज़ाइनिंग इसलिए करती हूँ कि मुझे शौक़ है। मेरी एक आर्टिस्टिक साइड भी है टू माय पर्सनैलिटी, जो कि जिसको अब मुझे मौका मिल रहा है लेटर एज में कि मैं उसको उभार रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा काम डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ, ठीक है, काम चल रहा है। यकीनन हमारी ख़वातीन जो इस वक्त ये 14 अगस्त का शो देख रही होंगी, नशरियात देख रही होंगी, उनको ये देख के बहुत खुशी होगी और वो आपसे बहुत इंस्पायर होंगी, क्योंकि बीइंग अ बिजनेस वुमेन और साथ साथ आप पॉलिटिक्स में भी काम कर रही हैं और फलाही काम भी कर रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या लगता है, एक खातून हो के पाकिस्तान में इतनी सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना मुश्किल नहीं होता? ये मुश्किल ज़रूर है, मगर आपको घर से अगर सपोर्ट मिले, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि हस्बैंड की या घर के बड़ों की सपोर्ट होती है। मेरे वालिद की बहुत सपोर्ट थी हमेशा और उन्होंने हर चीज़ में मुझे कभी भी ऐसा नहीं ट्रीट किया कि मैं औरत हूँ या क्या। मगर जो भी चीज़ थी वो मेरी, अगर मेरा औरत होना या लड़की होना भी था तो वो मेरी एक उसको एडिशनल चीज़ समझा जाता था कि ये इसको इसका एडवांटेज है। मैंने कोई मेरी लाइफ के लिए ऐसी चीज़ मुझे नहीं मेरे वालिदैन ने ज़ाहिर की कि जिससे मुझे डिसएडवांटेज महसूस हुआ। और बाद में शादी भी ऐसे मेरे अपने कज़न से ही हुई शादी, तो वो शादी भी ऐसी हुई कि जिनमें वो मुझे इसी तरह सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं। तो मैं जो काम भी करना चाहती हूँ, घर से सपोर्ट आए तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब मेरे बेटे मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी बहुएँ बहुत सपोर्ट करती हैं, तो इसलिए मुझे उसका वाक़ई बड़ा एडवांटेज है। तो आई थिंक सब चीज़ की जा सकती है, मगर फैमिली की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि 14 अगस्त के हवाले से थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि आप जानती हैं कि अभी फेडरल कैबिनेट की तरफ से जो है कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो कहा जाता है जिसको, तो उसको पाकिस्तान के नक्शे में शामिल कर लिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में शामिल करने से पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की फेज से निकाल कर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना सकता है? ये बिल्कुल गलत है। मैं समझती हूँ ये वही पुराना 1953 वाला वो पुराना नक्शा है, उसके ऊपर आपने 2 लफ्ज़ लिख दिए हैं और आपने एक ऐसा काम करके दिखाने की कोशिश की है कि आपने ये कहा है कि तुर्की बतुर्की जिसको हम कहते हैं, ये गलत है। इसका कोई जवाज़ नहीं बनता। मैं पर्सनली समझती हूँ कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, इसलिए कि हमने वही कुछ किया जो इंडिया ने करके दिखाया कि अगर उन्होंने हिंदुस्तान ने इसको शामिल किया अपने साथ तो अमलन कर दिया, हमने कागज़ पे दिखा दिया। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। हमने जब एक बात खुद मानी, हमने आज़ाद कश्मीर का स्टेटस आज़ाद माना और हमने कहा कि ये सब फैसले उनकी कश्मीरियों की अपनी इस्तिस्वाब राय, उनकी राय के मुताबिक होगा, तो अब भी वही रहना चाहिए थी पोजीशन। इसको चेंज करके हमने कोई गेन नहीं किया। तो एक ऐसी एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी इसको कहते हैं कि एक ऐसी आपने काविशें की जिसका कोई रिजल्ट नहीं आना। खाम-खा की ये चीज़ है, एक आप समझे शोबदाबाजी है लोगों को दिखाने के लिए कि हमने बड़ा काम किया है, इसका कोई रिजल्ट नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। खाम-खा हुकूमत ने अपना कीमती वक़्त ज़ाया किया है कि ये हमारे नेशनल एक्सचेकर से पैसा जाता है, जो हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा है, कि ये जो कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं और इसके लिए इतनी तशहीर की गई है, ये सब बेकार हुआ है और ज़ाया गया। ठीक हो गया। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि बहुत से दानिश्वर ये भी कहते हैं कि कश्मीर तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक इंडिया और पाकिस्तान ना चाहें। बहुत सारे हमारे दानिश्वर हैं वो तनकीद करते हैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों पे। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? मैं अभी तक तो यही रहा है, ये बात सही है इसी हद तक कि वो कश्मीर आज़ाद की बात पे कि जब तक दोनों पार्टियां नहीं चाह रही, दो लोगों ने, आप ऐसे समझ लें कि किसी एक, जैसे आप वालिदैन हैं, एक बच्चे की तकदीर का फ़ैसला करने के लिए आप बैठ गए, आप उसका फ़ैसला नहीं कर पा सकते, तो फिर वो उसका क्या अंजाम होगा? तो ये वही होता रहा। मगर अब ये बच्चा बड़ा हो गया और कश्मीर की अवाम भी बहुत समझते हैं, कश्मीरी लोग भी समझते हैं और उनके साथ जो हो रहा है उसको जानबूझ के इसको टेरिटोरियल इशू बनाया जाता है। हमेशा हमेशा यह कहता है कि ज़मीन का तनाज़ा है, ये ज़मीन का बिल्कुल तनाज़ा नहीं है, ये इस्लाम का तनाज़ा है। क्योंकि अगर आज ये कहा जाता है, इवन कश्मीर के अंदर भी, मकबूजा कश्मीर में भी ये तहरीक चल रही है कि जी ये टेरिटोरियल इशू है। ये टेरिटोरियल इशू अगर होता तो वहाँ कश्मीरी पंडित को भी आज मार पड़ी होती, आज वहाँ डोगरास को भी मार पड़ी होती। ऐसा नहीं है सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है। हमें जब तक ये फरासत हमारे अंदर नहीं डेवलप होगी, ये फ़हम नहीं आएगा कि ये मुसलमान हो के हमारे साथ नुकसान हो रहा है, हम वो जो डायरेक्शन हमें लेनी है, जो सिमत हमें अख्तियार करनी है, वो हम नहीं कर पाएंगे। और सिमत क्या है, मैं समझती हूँ कि ऐलान जिहाद के अलावा कोई तरीका नहीं है
और वो कश्मीरियों की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि ये उनके साथ जुल्म हो रहा है। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ऐलान जिहाद करे, और पाकिस्तान हुकूमत तो पाबंद है क्योंकि डिफेंस प्रोवाइड करने की, तो वो इसकी वजह से पाबंद हो जाएगी। मगर असल में ये ज़रूरत समझने की है कि हाँ, मसला है क्या। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ही नाअहल हैं इस काम को डील करने के लिए। इस काम के लिए एक्चुअली कश्मीरियों को ही खुद क़यादत संभालनी पड़ेगी। नाजरीन, इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि उज़मा साहिबा समाजी दुनिया में भी एक बहुत बड़ा नाम है। उज़मा साहिबा, हमने सुना है कि आपने बेनज़ीर अस्पताल में जो है कुछ बेड्स डोनेट किए हैं बच्चों के लिए, तो उस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। नहीं, वो बेड्स नहीं डोनेट किए, एक हॉस्पिटल का एक होता है, हम ये बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में ज़रूरत थी। मेरी वालदा उस वक्त हयात थी और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे वालिद के नाम पे एक वो वार्ड बनाए। तो हमने फिर जाके बेनज़ीर भुट्टो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को विज़िट किया, तो देखा कि यहाँ पीडियाट्रिक वार्ड के बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, और हमने कहा इसके लिए काम करते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब वो काम शुरू किया, जब भी अल्लाह के नाम से कोई बंदा काम शुरू करता है, उसमें बरकत भी हो जाती है, लोगों का भी ताउन आता है, बहुत आसानियाँ भी होती गई। तो वो फिर एक वार्ड की बजाय हम 4 वार्ड हमने बनाए, और वो 170 बेडेड बन गया पीडियाट्रिक का पूरा एक ब्लॉक सा। और बस मगर अफसोस की ये बात है कि मेरी वालदा हयात नहीं रही, वो उनको मुकम्मल होते नहीं देख सकी। अलबत्ता हमने इसका इफ्तिताह जो है 11 मार्च को उनकी सालगिरह के दिन किया, और उसका एक पोर्शन मेरी वालदा की तरफ से डोनेटेड है, बाकी मैंने किया है, और कुछ और हमारे फैमिली के ही लोग हैं और करीबी बहुत दोस्त हैं जिन्होंने उसमें हेल्प की है। तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। गवर्नमेंट ने भी ताउन किया इसमें, और हमें आसानी हुई, और हमने एक ऐसी चीज़ के लिए काम कर लिया कि ये एक्सपीरियंस करके देखा कि ये काम ऐसा है कि अल्लाह की मदद आती है। जब आप अल्लाह के नाम पे कोई चीज़ करने चाहते हैं तो खुद ब खुद अल्लाह की मदद आती जाती है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। ठीक है, आखिर में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से जो है 70,000 हमारे कश्मीरी बहन भाई जो हैं इस आज़ादी की जंग में जो है शहीद हो चुके हैं। बहुत सारी माएँ बहनें जिन्होंने अपने बच्चे बेटे जो है वो इस जंग आज़ादी की जंग में खो दिए। तो आपको पता है कि यूथ जो है वो किसी भी सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या फोर्स हो सकती है, जैसे कि अभी आपने एक बात किया कि जिहाद, तो दूसरी आपको क्या लगता है कि यूथ फोर्स जो है वो कैसे ड्राइव कर सकती है इस चीज़ को एक पॉजिटिव चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, कि हम एक इंडिपेंडेंट कश्मीरी स्टेट देखें फ्यूचर में? देखिए, उसमें तो वही वाली बात है कि यूथ को समझने की ज़रूरत है कि ये सबसे पहले तो ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये टेरिटोरियल इशू नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत हिंदुस्तान जो है वो आपस में इसके टेरिटरी के ऊपर ज़रूर उनका प्रॉब्लम हो सकता है, मगर हमारे जैसे नक्शे में भी शामिल कर दिया, ये टेरिटोरियल इशू नहीं है, ये हमारे दीन का इशू है। उसकी वजह ये है कि जब पाकिस्तान बना उस वक़्त अंग्रेज़ सरकार ने एक फ़ैसला किया, एक फार्मूले के तहत पाकिस्तान बना, कि जिसमें कहा गया कि जो मेजॉरिटी हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ हैं वो इंडिया में चले जाएंगे, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं पाकिस्तान के साथ आएंगे। तो कश्मीर जो है मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, तो जाहिर है अब कश्मीर का ना शामिल करना ये बात साबित करता है कि चूंकि हिंदू उनका हुक्मरान था कि उसने भी रुझान उसका उस तरफ इसलिए था, इंक्लिनेशन था हिंदुस्तान की तरफ कि वो हिंदू थे, और हमारे जो उसके अवाम थे उनका इंक्लिनेशन पाकिस्तान के साथ था क्योंकि हम मुसलमान थे। सो इट इज़ नॉट टेरिटोरियल, इट इज़ हमारे मुसलमान होने का है। और जब तक कश्मीरी यूथ को ये बात नहीं समझ आएगी, ये मसला इस तरह हल नहीं हो सकेगा। हल ये है जिहाद, जैसे कि आपने अफगानिस्तान में देखा है कि 18-19 साल के कलील टाइम के अंदर उन्होंने किस तरीके से तालिबान ने सिंगल हैंडेडली, पाकिस्तान ने उनकी मदद नहीं की, किसी और मुल्क ने उनकी मदद नहीं की, और उन्होंने ये 80% से ज़्यादा रकबा काबू कर लिया। ये बात अब हमारी कौम को भी समझने की ज़रूरत है, ये सबको समझने की ज़रूरत है कि जब तक हम ये UN के और ये हम रैलियाँ और इस किस्म के हम जलसे जुलूस, कैंडल लाइट विजल, 1 मिनट की खामोशी, आधा घंटा की खामोशी या पक्की खामोशी और नक्शे बदलना, इनसे मसला हल नहीं होना। मसला जो है उसको जब तक सही तरह समझेंगे नहीं और उसके सलूशन के लिए जो सही कॉन्क्रीट फैसला है वो नहीं करेंगे तो काम कभी आगे बढ़ेगा नहीं। बहुत शुक्रिया उज़मा साहिबा। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। नाजरीन, पाक 47 टीवी की इस खुसूसी नशरियात से मैं किंज़ा मुमताज़ अब्बासी आपको खुदाफिज़ कहती हूँ। अगली बार मिलेंगे आपसे एक अहम टॉपिक पे, तब तक